Namaste students, I am JVN Dr. Kiran Yadav. Welcome to the digital session of Jyoti Vidyapith Women's University. This class is for BSc B.Ed PCM 8th semester. The topic that I will discuss in today's session is nuclear shell model. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा शेल मॉडल। सबसे पहले एक बहुत स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि मैंने जो नोट्स दिए हैं वो बहुत लेंथी हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि उसमें से कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं उन नोट्स में से। ठीक है, आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसमें से जो मैं वीडियोस में पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उन नोट्स में बहुत ही लेंदी तरीके से लिखा हुआ है। लेंदी मीन्स उनमें एक बुक की फॉर्म में लिखा हुआ है पूरी स्टोरी। जैसे आप शेल मॉडल की थ्योरी बहुत 5-6 पेजेस की आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे पूरा स्टोरी टाइप लगेगा, कैसे मॉडल डेवलप हुआ, कैसे इम्प्रूवमेंट्स हुए। ठीक है, ऐसे करके। तो शेल मॉडल में से भी कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप स्किप कर सकते हो और वो आपको समझ आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स बहुत लेंदी हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स नोट्स में एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं शेल मॉडल। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बाकी ऐसे एग्जाम्स होते हैं न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, तो हम उसी बेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले थ्योरी पूरी अच्छे से समझनी होगी, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि शेल मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं एटम्स, हम पढ़ते आए हैं कि एटम्स में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने एक एटॉमिक पिक्चर पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने ये माना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कि वो ऑर्बिट्स में कैसे अरेंज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 1s 2s 2p 3s ऐसे डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे। ठीक है, तो एटम के केस में एक प्रॉपर्टी और हमने जो पढ़ी थी वो ये थी कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 होता है वो बहुत स्टेबल होते हैं। वो एलिमेंट्स मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर मैं बोल रही हूँ 2, 10, 18 एटसेट्रा, ये इनर्ट गैसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर है और हमें पीरियोडिक टेबल में पता है इनर्ट गैसेस स्टेबल में आती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक सिमिलर फॉर्मूला है न्यूक्लियस के केस में भी। ठीक है, न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं तो वो न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मैं नंबर्स रिपीट कर रही हूँ, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स बोलते हैं। सो इफ इन एनी एटम the number of nucleons is equal to the magic numbers, then that nuclei is most stable nuclei. ठीक है, ये फिनोमिना हमने एटम में भी देख लिया, न्यूक्लियस में भी देख लिया। ठीक है, एटम में वो नंबर्स डिफरेंट थे एटॉमिक नंबर्स, न्यूक्लियाई के केस में ये मैजिक नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ से साइंटिस्ट वगैरह ने सोचा कि हो सकता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन के केस में शेल्स एंड सब शेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के केस में भी हो कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो शेल्स सब शेल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज्ड हो। ठीक है, वहाँ से ये चीज़ सोची गई। ठीक है, और देन वो फर्दर डेवलप होती गई। ठीक है, न्यूक्लियर शेल मॉडल यही है। ठीक है, ये बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बताता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल बताता है एंड इट ऑल्सो यूजेस द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल is a model of nuclei
that uses Pauli exclusion principle to describe the structure of nucleus in terms of energy levels. ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई न्यूक्लियर शेल मॉडल की। ठीक है, अब चलो, अब शेल मॉडल कैसे आगे डेवलप हुआ उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियाई बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, 10⁻⁻15 ऑर्डर पे हमको काम करना, 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर पे हमको काम करना होता है। जब इतने छोटे स्केल पे, इतने माइन्यूट स्केल पे चीज़ें होती हैं, तो हम कौन सी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच इनको डील करती है? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही माइन्यूट फाइन स्केल पे जो चीज़ें होती हैं हम उनसे डील करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को डील करने का क्या तरीका है? पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं, एक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं जिसमें कि वो पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, उस पोटेंशियल को लेके फिर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और जिससे हमें एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। ये प्रोसेस है। आपके लास्ट सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स थी, उसमें आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल स्टेप और ये सब, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। ठीक है, उनमें क्या करते थे? श्रोडिंगर इक्वेशन लेते थे, पोटेंशियल लेते थे, उसको श्रोडिंगर इक्वेशन में रखते थे, उसको सॉल्व करते थे और उसको एनर्जी लेवल्स मिलते थे जिससे हमें। ठीक है, तो अब यही तरीका यहाँ पे हमें न्यूक्लियस के केस में करना होगा। ठीक है, अगर हम क्वांटम मैकेनिकली उसको डील कर रहे हैं तो यही प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है उसमें, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है पोटेंशियल क्या लें। ठीक है, अगर हम एटम कंसिडर करते हैं तो एटम में क्या होता है? एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है and electrons orbit around the nucleus. So in that case there is an interaction between the electrons and the atom, and that interaction is given by Coulomb force, and we can easily calculate the corresponding potential. ठीक है, तो उस केस में हमें easily potential मिल गया। बट इसके केस में क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया? पहले एक जो अप्रोक्सीमेट, लाइक जो एक गैस था साइंटिस्ट वगैरह का कि ये पोटेंशियल ज़्यादा फिट बैठेगा, उसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दो पोटेंशियल थे ऐसे। पहला पोटेंशियल वेल को लेके सॉल्व किया गया। ठीक है, दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, उसको लेके श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की गई।